हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें अभी जो हम लोग इस सेशन में जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका 2018 का पेपर। ठीक है, दिसंबर 2018 का पेपर। इससे पहले के जो वीडियोस हैं वहाँ पे हम लोगों ने जुलाई 2018 के पेपर को भी डिस्कस किया है। उसके अलावा दिसंबर 2018 का ये जो पेपर है आपका, है ना, दिसंबर 2018 का पेपर, इसके 31 क्वेश्चंस है ना, कल के सेशन में हम लोगों ने विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने भी प्रीवियस के सेशंस को नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन भी है यहाँ पे कि अभी 1 से 2 दिन के बाद मैं एक आप लोग का वीडियो अपलोड करूंगी, एक सेशन अपलोड करूंगी जिसमें हम लोग प्रॉपर सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो पेपर 1 के लिए भी होगा और पेपर 2 के लिए भी होगा। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 का पूरा प्रॉपर सिलेबस मैं डिस्कस करने वाली हूँ। प्लस उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बोला भी था आपको कि जो भी पीडीएफ वगैरह होंगी वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, मेरे एंड से जो भी पीडीएफ मुझे देनी है वो सब मैं टेलीग्राम पे आपको दूंगी। जैसे दिसंबर का 2018 का पीडीएफ ये कंप्लीट होने के बाद मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी विद एक्सप्लेनेशन। ठीक, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, पेपर 1 और पेपर 2, उसको डाउनलोड करना है फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, क्योंकि पेपर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं सभी को, है ना, हमें ऑफिशियल पेपर चाहिए होता है, तो उसके लिए हम कैसे करें? ठीक है, तो मैं वहां पे कैसे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके पेपर को डाउनलोड करना है, जिस ईयर का भी आप चाहते हो, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की आप ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है, वो होगा सिलेबस पे डिस्कशन करना प्लस हाउ टू डाउनलोड द प्रीवियस ईयर पेपर फ्रॉम द वेबसाइट, एनडीए वेबसाइट। ठीक है, तो ये जो हमारा रहेगा ये हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, 1 से 2 दिन के बाद ही रहेगा ये। तो वहां पे हम लोग ये चीज को डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिस्कस करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी कुछ हाल फिलहाल कई दिन में मैंने ये चीजें सुनी कि काफी लोगों को सिलेबस में दिक्कत आ रही है। वो कंटेंट तो पढ़ रहे हैं बट उन्हें सिलेबस के बारे में डिटेल में नहीं समझ में आ रहा है कि सिलेबस में हमें यूनिट 1 से कितना कर पढ़ना है, यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है ना, यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है। तो काफी लोग हैं जो इस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दैट इज वाई मैंने ये सोचा है कि आपका सिलेबस भी मैं यहाँ पे एक बार चैनल पे डिस्कस करूंगी। देखो, अब कोई भी एग्जाम अगर आप क्रैक करने के लिए जाते हो तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम का, जो सोल होता है कह सकते हो, सिलेबस होता है उसका। ठीक है, अगर आपको सिलेबस ही प्रॉपरली नहीं पता है तो आप चाहे जितना भी कंटेंट पढ़ लो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। अगर सिलेबस पता है तो समझ लो आधी चीजें आपके हाथ में आ गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें हमारे सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए, अगर मैं यूनिट 9 की बात कर रही हूँ तो यूनिट 9 में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, हम तभी तो इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब मैं ये प्रीवियस ईयर के पेपर कराती हूँ तो बीच में बोलती रहती हूँ हाँ ये यूनिट 3 से आया है, ये यूनिट 4 से आया है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ये चीज पता है कि ये टॉपिक कहाँ से आ रहा है, इस यूनिट से आ रहा है। तो ये चीज आपको भी पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है ये चीज। ठीक है, तो जो भी हमारा 1 से 2 दिन बाद ये सेशन आएगा, ठीक है, तो वहां पे ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, मैंने इसलिए पहले से बता दिया कि कई दिन से ये हो रहा था बनाना लेकिन ये हो नहीं पा रहा था, तो मैंने आज ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई थिंक मुझे लग रहा है कल या परसों, ठीक है, जैसे भी होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, अभी आ जाओ अपने टॉपिक पे, जस्ट अ सेकेंड। कल हम लोगों ने 31 क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको आज के सेशन में करेंगे। कल के सेशन में मैंने एक जंग का जो वो पर्सनालिटी था, अनकॉन्शियस वाला, कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाला, ठीक है, उसका कंटेंट भी यहाँ पे डाल दिया है। अभी मैं आज उससे डिस्कस कर लूंगी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, काफी बार उससे क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। ठीक है, अब आ जाओ, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ये कौन सा है वो देख लो एक बार। हाँ, ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 82 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इन फ्रॉडियन फॉर्मुलेशन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जो फ्रॉडियन का जो फ्रॉइड ने का जो फॉर्मुलेशन है वहां पे जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, इन विच मेमोरीज ऑफ थॉट आर रीडली एक्सेसिबल। मतलब जो मेमोरीज है, मतलब जब फ्रॉइड की बात करते हैं उन्होंने क्या माइंड की 3 लेयर दिए थे। ठीक है, 3 लेयर्स ऑफ माइंड दिए थे। 3 लेयर्स ऑफ माइंड कहने का मतलब क्या है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ये बात किसकी कर रहे हैं, लेवल ऑफ
कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियस लेवल की बात कर रहे हैं, इन विच in Freudian formulation the level of consciousness in which memory of thought are readily accessible, मतलब जो कहते नहीं, जो विचार होते हैं, चेतना का वह स्तर जिसमें विचारों की स्मृतियों की पहुंच आसानी से होती है, इजिली हम उसको क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं। ठीक, तो वो कौन सा लेवल आता है? थ्री माइंड के इन्होंने कितने लेवल दिए थे? 3 लेवल्स दिए थे। ठीक है, फर्स्ट दिया था आपका जैसे कॉन्शियस है, फिर सब कॉन्शियस है, फिर अनकॉन्शियस है, ऐसे करके दिया था। ठीक, जब हम बात करते हैं मेमोरीज को, हम लोग इजिली क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं। जैसे मान लो मैंने आज ये सेशन कराया, ठीक है, कल का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं उसको मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, मुझे वो याद आ जाता है, तो वो मेरी किस मेमोरी में गया था? प्री कॉन्शियस मेमोरी में गया था, सब कॉन्शियस मेमोरी के अंदर गया था। जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस देकर उस पर ध्यान देकर उसको याद करने की कोशिश करूंगी तो वो मुझे याद आ जाएगा। ठीक, तो ये कौन से लेवल पे आएगा? ये आपका प्री कॉन्शियस लेवल पे आएगा। ठीक है, इसका डिटेल देख लो यहाँ पे, एक मिनट, ये सब चीजें मैंने कल डिस्कस कर ली थी आपके साथ। नीचे आज ये सब मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कल। इसका जो पीडीएफ होगा ना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे जो मैंने नहीं इसमें भी बोले हैं, मतलब बताए थे उस टाइम पे कल, तो वो आप लोग को पीडीएफ से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये रहा। फ्रॉइड डिलिनेटेड द माइंड इन द डिस्टिंक्ट लेवल। ठीक है, डिफरेंट 3 लेवल्स बताए थे। ठीक है, हर लेवल का अपना एक फंक्शन होता है। ठीक, जिसमें सबसे पहले क्या है? प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस कंसिस्ट ऑफ एनीथिंग दैट कुड बी पोटेंशियली बी ब्रॉट इनटू द कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस लेयर वो लेयर होता है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज है पोटेंशियली, मतलब हम उसको बहुत ज्यादा, अगर कोई भी चीज अगर जैसे होते नहीं, हम लोग लर्न करते हैं, कोई चीज भूल जाते हैं, तो बहुत ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में, तो हमें वो याद आ जाता है। ठीक है, तो हमारे कॉन्शियस में हम उसे क्या कर सकते हैं, कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्री कॉन्शियस। कॉन्शियस की बात करते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स, थॉट, इन सब के बारे में अवेयर होते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है, मैं देख रही हूँ ना कि ये कॉन्शियस माइंड लिखा, तो मैं इसे कॉन्शियस माइंड करके बता रही हूँ। ठीक है, इसके आगे ये कंटेंट लिखा हो तो उसको ऐसे बता रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व है। अनकॉन्शियस माइंड कहने का मतलब क्या है? अनकॉन्शियस माइंड कहने का मतलब ये होता है कि जब मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, तो हो सकता हो मेरे दिमाग में कुछ और भी चल रहा हो, है ना, मैं पढ़ा रही हूँ अभी आपको, लेकिन मेरे माइंड में कुछ और भी चीजें चल रही हैं कि हाँ अभी इसके बाद मुझे ये वाला काम करना है, इसके बाद मुझे खुद का ये चीज पढ़ना है ना, तो ये अनकॉन्शियसली मेरे दिमाग में वो चीजें घूम रही हैं। ठीक है, तो ये अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है। प्री कॉन्शियस बोलो या फिर सबकॉन्शियस बोलो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, इजिली क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। कोई भी चीज है, जैसे किसी आदमी को आप लोग ने देखा, ठीक है, होता है होगा आप लोग के साथ भी, किसी को आपने देखा और फिर बहुत देर तक उसे देखते रहते हो, फिर अचानक से याद आता है कि हाँ ये तो वो है, इसको मैं जानती हूँ, ऐसे करके। ठीक है, तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। कॉन्शियस माइंड मतलब हम जो चीज भी कर रहे हैं, हम यहाँ पे रैशनली थिंक करते हैं, हमारा मेंटल प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अनकॉन्शियस कहने का मतलब क्या है, वो फीलिंग्स, वो थॉट जो रिजर्व है, मतलब कहीं ना कहीं छुपी हुई है, हम उससे अवेयर नहीं है। ठीक है, हम उससे अवेयर नहीं, कॉन्शियसली हमारा जो कॉन्शियसनेस है उससे बाहर है वो चीजें, वो फीलिंग्स, वो थॉट, वो अर्जेस, वो मेमोरीज जो हमारे कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आती है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट ये टर्म है आइसबर्ग। ठीक है, फ्रॉइड ने ये जो तीनों माइंड है, 3 लेवल्स ऑफ माइंड है, इसको आइसबर्ग की तरह बोला था। यहाँ से क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन में पूछा गया, इसको क्या बोला था, आइसबर्ग बोला था। जो टॉप लेयर होता है, कोई भी आइसबर्ग होता है, जैसे आइस क्यूब वगैरह आप लोग जमाते होगे ना फ्रिज में, वही है। ठीक, जो टॉप वाला होता है ना, ये जो टॉप वाला पोर्शन, द टॉप ऑफ द आइसबर्ग दैट यू कैन सी अबाउट द वाटर रिप्रेजेंट द कॉन्शियस माइंड। ये जो टॉप वाला होता है जिसको हम देख पाते हैं, ये हमारा क्या होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। द पार्ट ऑफ द आइसबर्ग दैट इज सबमर्ज्ड बिलो द वाटर बट स्टिल विजिबल, जैसे आइस क्यूब, इसके अंदर ये थोड़ा सा
ये डूबा हुआ ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब सबमर्ज है, डूबा हुआ है लेकिन हमें दिख रहा है, ठीक है। फिर द बल्क ऑफ द आइसबर्ग दैट लाइज अनसीन बीनेथ द वाटर लाइन रिप्रेजेंट द अनकॉन्शियस, और वो पार्ट जो बिल्कुल नीचे है, जो बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। इसी वजह से इन्होंने आइसबर्ग इसको बोला हुआ है, ठीक है। क्लियर है बात, इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो है आपका, इसका आंसर है आपका प्री कॉन्शियस, ठीक है। विच सेट ऑफ स्टेटमेंट विल डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, ठीक है। यूनिट 3 से ये क्वेश्चन आता है, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी आपका यूनिट 3 से था, इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। कौन से इसमें से ऑप्शंस हैं जो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं हमारे किसके, इमोशनल इंटेलिजेंस के, ठीक है। तो कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, इसमें हो जाएंगे आपके एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली, एबिलिटी टू हैंडल फियर एंड एंजाइटी, ये होगा इमोशनली। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आप जो भी फियर हैं, जो भी एंजाइटीज हैं, उसको क्या कर पाओगे, अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली, ये आपकी इमोशनल के अंदर नहीं आता है, ठीक है। एबिलिटी टू प्रमोट फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल जो फीलिंग्स हैं, जो फियर हैं, जो एंजाइटी हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर आता है एबिलिटी टू सी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप अगर समझ पाते हो तो ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है, ठीक है। एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये नहीं होगा आपका, इसमें क्या होगा, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अभी जब इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, ठीक है, कई सारे इंटेलिजेंस होते हैं। विल हेल्प, अब किसकी बात की जा रही है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। विल हेल्प विल बी हेल्पफुल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो किस चीज में हेल्प करेगी, ठीक है, किस चीज में हेल्प करेगी, लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम विच गो बियॉन्ड द प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। किस चीज में वो हेल्प करती है, लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम विच गो बियॉन्ड द प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब उन समस्याओं पर गौर करना जो आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे बियॉन्ड है, उससे आगे निकल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द एलिमेंट दैट डिफरेंशिएट बिटवीन, ये रिसर्च का यूनिट 6 का आपका, ठीक है। द एलिमेंट दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन स्ट्रैटिफाइड एंड कोटा सैम्पलिंग। जब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की बात करते हैं, कोटा सैम्पलिंग की बात करते हैं। स्ट्रैटिफाइड आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आती है, कोटा सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आती है, और ये सारा मैंने डिटेल में आपको कंटेंट करा रखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। अब इनके बीच में डिफरेंशिएशन कहाँ पे आता है, जब स्ट्रैटिफाइड और कोटा सैम्पलिंग की बात करते हैं। जब भी स्ट्रैटिफाइड और कोटा सैम्पलिंग की बात करते हैं तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ये क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। यहाँ पे रैंडमनेस होती है और यहाँ पे रैंडमनेस नहीं होती है। तो बेसिक जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो क्या है, रैंडमनेस इन द ड्राइंग ऑफ द यूनिट, जो रैंडमनेस होती है, यहाँ पे हम रैंडमाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आज थोड़ा जल्दी करते हैं, कल क्वेश्चन बहुत कम हो पाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड ट्रू इन द केस ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, मतलब एक गुड हाइपोथेसिस बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पे ट्रू हैं, ठीक है। ये भी मैंने पॉइंट को डिस्कस किया और कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि गुड हाइपोथेसिस के लिए कौन कौन से पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। जब भी गुड हाइपोथेसिस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट शुड बी डेराइव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल। जब भी कोई भी हाइपोथेसिस आप अगर बनाओगे तो आपको हाइपोथेसिस बनाने से पहले कोई थ्योरी तो पता होनी चाहिए ना, अपने आप से थोड़ा ना बना दोगे, एग्जिस्टिंग थ्योरी होनी चाहिए। जब भी हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को बनाते हैं ना, टेस्ट करते हैं वहाँ पे हाइपोथेसिस को, तो वो क्या होती है, एग्जिस्टिंग थ्योरी से होती है। फिर बोला जा रहा है इट शुड क्लियरली इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल पोस्टुलेटेड, बिल्कुल। जो भी रिलेशनशिप, जो वेरिएबल्स दे रखे हुए हैं, गिवन जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो क्लियरली वो हाइपोथेसिस स्टेट कर पाए, ठीक है। फिर आता है
इट शुड टेस्ट अ थ्योरी, ये थ्योरी को टेस्ट करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो जस्ट एक टेंटेटिव सोल्यूशन देता है हमें, ठीक है। तो थर्ड यहाँ से एलिमिनेट हो गया, थर्ड यहाँ से एलिमिनेट हो गया। इट शुड बी रिलेटेड टू द करंट इश्यूज, ये जो करंट इश्यूज होते हैं उसके साथ रिलेटेड होता है, ऐसा मैंडेटरी तो नहीं है ना, ठीक, क्योंकि एग्जिस्टिंग थ्योरी से हम लोग एज्यूम करके बनाते हैं, है ना। इट शुड बी स्टेटेड इन अ कंसाइज एंड लूसिड मैनर, बिल्कुल कभी भी हाइपोथेसिस को आपको लिखना हो तो कैसा होना चाहिए, कंसाइज और लूसिड मैनर में होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, इन एथनोग्राफिक रिसर्च, ये भी रिसर्च है आपका क्वेश्चन। एथनोग्राफिक जो रिसर्च है, अ रिसर्चर यूज अ नॉन इंटरैक्टिव स्टडीज स्ट्रैटेजी, कौन सी रिसर्च का यूज कर रहा है, एथनोग्राफिक। एथनोग्राफिक क्या है, आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है। अ रिसर्चर यूजेस नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रैटेजी, रिसर्चर कौन सी स्ट्रैटेजी का यहाँ पे यूज कर रहा है, नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रैटेजी का यूज कर रहा है। विच डिस्क्राइब पीपल एक्सपीरियंसेस एंड कैनोटेशन देयर फीलिंग, मतलब पीपल क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनकी भावनाएं हैं, उन सब के बारे में ये वहां पे बताता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज डज इट रेफर्स, तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ये बताना है यहाँ पे। तो ये क्या होती है, आर्टिफैक्ट कलेक्शन, क्या बोलते हैं इसे, अपनी कॉपी में लिख लेना इसे, आर्टिफैक्ट कलेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये टाइप्स ऑफ रिसर्च दे रखी है, वेरी इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्रू एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन, बेसिक रिसर्च डिजाइन, अप्लाइड रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च। जब हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट आता है, इन्वेस्टिगेट करते हैं कॉजेशन को, ठीक है। फिर आता है की पॉइंट से करने की कोशिश करना है इसे। बेसिक रिसर्च की बात करते हैं, जब भी बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, थ्योरी का डेवलपमेंट होता है, मतलब थ्योरी की बिल्डिंग होती है यहाँ पे, ठीक। अप्लाइड रिसर्च की अगर हम जब बात करते हैं, अप्लाइड रिसर्च कहने का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, थ्योरी बिल्डिंग करने के बाद उसको क्या कर रहे हो, लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फिर ये अप्लाइड होता है। इवैल्यूएशन में आप क्या कर रहे हो, जज कर रहे हो, ठीक है, इवैल्यूएशन में आप क्या कर रहे हो, जज कर रहे हो, वेरी इजी। इसको मुझे एक सेकेंड, ये गलत नहीं, ये कॉज एंड इफेक्ट ये है, सॉरी इधर, ठीक है, ये वाला ए का फोर्थ है यहाँ पे। कॉज इफेक्ट जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन मैनिपुलेटेड कंडीशन, मतलब इसको मैनिपुलेट करा पाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट आ जाओ, उम्मीद करती हूँ चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। द डिफरेंस बिटवीन अ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स एंड द करस्पॉन्डिंग पैरामीटर। अभी यहाँ पे ये जो स्टैटिस्टिक है और जो पैरामीटर है, अगर जिन लोगों ने कंटेंट को पढ़ा होगा वो ये चीज को समझ रहे होंगे, और जिन लोगों ने कंटेंट को नहीं पढ़ा होगा वो ये चीजें नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि इवन आपकी जो क्लास में जो कोर्स वगैरह होते हैं वहां पे भी इस चीजों को नहीं बताते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की या फिर पैरामीटर, जब भी स्टैटिस्टिक की बात की जाए तो स्टैटिस्टिक क्या होते हैं, आपके जो सैंपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी स्टैटिस्टिक्स होते हैं, और जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी पॉपुलेशन होती है, क्लियर है बात। जो डिफरेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड द पैरामीटर, उसे क्या बोलते हैं, जो डिफरेंस होता है, जो हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक्स है और जो उसके करस्पॉन्ड में जो पैरामीटर है, पैरामीटर कहने का मतलब पॉपुलेशन, ठीक। तो वो सेम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, या फिर प्रोबेबल एरर बोलते हैं। सिस्टमैटिक एरर तो हो ही नहीं सकता, स्टैंडर्ड एरर भी फॉर्मूला होता है उसका अलग, प्रोबेबल एरर भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, सैम्पलिंग एरर, क्या होगा, सैम्पलिंग, मतलब हमारा जो पैरामीटर है उससे जो हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक मतलब जो सैंपल लिया है, इनके बीच में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, सैम्पलिंग एरर की वजह से आ रहा है। हो सकता है हमने प्रॉपर सैंपल वहां से नहीं निकाला हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये वाला क्वेश्चन है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ स्कोर्स आर 43 एंड 8 इफ ईच स्कोर इज डिक्रीज बाय 5 द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको, जब मैंने डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट कराया था यूनिट 6 का सी सेक्शन, वहां पे मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इन सब के बारे में मैंने वहां पे डिस्कस किया था आपको, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हर स्कोर को, ये क्या है आपका मीन, ये क्या है आपका मीन, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है बाई 5। ध्यान रखना जब भी
मीन को डिक्रीज किया, मीन में कुछ ऐड किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है, तो क्या होता है, मीन इससे प्रभावित होता है, मीन क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। ठीक, तो इसको डिक्रीज करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 38 कर जाओगे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई भी फर्क नहीं आता, इसको डिक्रीज मत कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। And investigators want to conduct a study on orthopedically handicapped children। अब एक इन्वेस्टिगेटर है, वो क्या करना चाह रहा है, ऑर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है उनके ऊपर स्टडी करना चाह रहा है। द टाइप ऑफ सैम्पलिंग टू बी यूज्ड वुड बी, अब यहाँ पे वो ऑर्थोपेडिक को करना चाह रहा है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पज है ना उसका, यहाँ पे एक्सीडेंटल तो नहीं हो सकता। एक्सीडेंटल में मतलब जो भी टकरा जाए। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि मतलब कुछ कोटा मिल जाता है उनको, स्ट्रेटिफाइड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या एक प्रॉपर हमारा पर्पस है, ठीक है, पर्पसली हम ऑर्थोपेडिक जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है उनको उठा रहा है, ठीक है, तो ये आपका पर्पस से सैम्पलिंग हो जाएगा। ठीक है, Which of the following measure is used for describing the unit of differences from the central tendency measures such as mean? आप ये देखो, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे, मतलब ये मीन, मीडियन, मोड है ना, रेंज, इन सबसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके थ्योरेटिकल में। क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द यूनिट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, कौन सा मेजर हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, जो यूनिट डिफरेंस होता है फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स। ठीक है, जो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स हैं, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, तो उनके बीच का जो यूनिट ऑफ डिफरेंसेस होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन से मेजर को यूज करेंगे, वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट आ जाओ, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये सब आपके रिसर्च के क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। अभी इससे पहले जब एग्जाम हुआ था उससे पहले भी मैंने बोला था कि आप की पॉइंट की तरह अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। जैसे इस तरह के जब भी क्वेश्चन आया करें, टाइप्स ऑफ वेरिएबल है ना, और टाइप्स ऑफ रिसर्च है, ऐसे करके, तो उनको अपनी कॉपी में जरूर से जरूर लिख लिया करो। ये की पॉइंट की तरह काम करता है क्योंकि ये एनटीए की लैंग्वेज है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है इसमें, टाइप्स ऑफ वेरिएबल है और कोरिलेशन कोफिशिएंट है, बाई सीरियल है, पियर्सन है, कंटिजेंसी कोफिशिएंट है, स्पीयरमैन रो है, टेट्राकोरिक है, पॉइंट बाई सीरियल है। ठीक, अब इसमें सिर्फ की पॉइंट से आपको करना है। ठीक है, की पॉइंट से क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक, अभी देखो यहाँ पे बोथ वेरिएबल आर कंटिन्यूअस, दोनों ही जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक, तो जब भी दोनों वेरिएबल आपके कंटिन्यूअस होते हैं, ये मैंने रिवीजन सीरीज में आपको कराया हुआ है, बहुत अच्छे से कराया हुआ की पॉइंट में। ठीक, दोनों ही वेरिएबल आपके कंटिन्यूअस होते हैं तो वो होता है आपका पियर्सन का। ठीक है, वो होता है पियर्सन का। ठीक, पियर्सन बाई प्रोडक्ट वाला। फिर बोथ विद द ऑर्डिनल मेजर, दोनों ही ऑर्डिनल मेजर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनल मेजर्स में क्या आते हैं, आपकी रैंक वगैरह आती है, तो स्पीयरमैन रो हो गया। ठीक, फिर बोथ विद आर्टिफिशियल डिकोटोमी। आर्टिफिशियल डाइकोटोमी कहने का मतलब क्या, फोर्सफुली डाइकोटोमस हो रहा है। ठीक है, फोर्सफुली हो रहा है। ट्रू डाइकोट, एक होती है ट्रू डाइकोटोमी, एक होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब फोर्सफुली किया जा रहा है। ठीक, तो ये होते हैं आपके एक मिनट, आर्टिफिशियल दोनों ही है ना, बोथ विद, तो ये होगा आपका टेट्राकोरिक, ये होगा आपका टेट्राकोरिक। एक कंटिन्यूअस है और दूसरा आर्टिफिशियल डाइकोटोमी है, एक कंटिन्यूअस है दूसरा आर्टिफिशियल है, तो ये क्या हो जाएगा, बाई सीरियल हो जाएगा। उसी जगह पॉइंट बाई सीरियल अगर आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे पॉइंट बाई सीरियल दे रखा है ना, इसका क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस होगा और दूसरा ट्रू डाइकोटोमी होगा, दूसरा क्या होगा, ट्रू डाइकोटोमी होगा, तो वो पॉइंट बाई सीरियल हो जाएगा। दो या दो से ज्यादा जो कैटेगरीज होती हैं वो किसके अंदर आती है, कंटिजेंसी कोफिशिएंट के अंदर आती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, काई स्क्वायर बोलते हैं, है ना, काई स्क्वायर। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, एक ही से वैसे बन जाता है, एक सेकेंड। ठीक, कॉपी में लिख लेना ऐसे की पॉइंट की तरह। नेक्स्ट आ जाओ, एन इन्वेस्टिगेटर यूज टी टेस्ट to compare two group of students, just a second, एक इन्वेस्टिगेटर एन इन्वेस्टिगेटर यूज टी टेस्ट टू कंपेयर टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑन वेरिएबल एप्टीट्यूड। मतलब एक इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है, टी टेस्ट का यूज कर रहा है दो ग्रुप्स के वर्बल एप्टीट्यूड को कंपेयर कराने के लिए। ही रिपीटेड हिज एक्सपेरिमेंट 20 टाइम्स। वो क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया इन्होंने। ही रिपीटेड हिज एक्सपेरिमेंट्स 20 टाइम्स एंड ऑब्टेन सिग्निफिकेंट डिफरेंस 19 टाइम। मतलब वो क्या कर रहा है, अपने एक्सपेरिमेंट को कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, 20 टाइम्स रिपीट कर रहा है
है ना, अपने एक्सपेरिमेंट को कितने बार रिपीट कर रहा है, वो 20 टाइम्स रिपीट कर रहा है, ठीक। और 90 टाइम्स को मिल रहा है उसको सिग्निफिकेंट रीजन मिल रहा है, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे अच्छा पढ़ लो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही डिसाइडेड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, इसके बेसिस पे उसको क्या करता है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना डिसाइड करता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर वाज, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि टाइप 1 एरर आएगी, ठीक है। कौन सी एरर आएगी, टाइप 1 एरर आएगी। तो समझो पहले, जब अब ये देखो, ये मैंने कंटेंट में एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए अपनी कॉपी में चाहो तो लिख सकते हो उसको, ठीक। टाइप, और ये मैंने उसमें आपके कंटेंट में कराया हुआ है, तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनके लिए इजी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहाँ से नोट कर ले, समझ में आ जाएगा। जब भी हम टाइप 1 एरर की बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा एरर बोलते हैं। कौन सी एरर बोलते हैं उसको, अल्फा एरर बोलते हैं। और टाइप 1 एरर होती कब है, टाइप 1 एरर तब होती है जब हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ट्रू होता है, लेकिन उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। जब हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है और हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा टाइप 1 एरर होता है। इतनी बातें क्लियर है, ये चीज क्लियर हुई, ठीक। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटर है, ठीक, इन्वेस्टिगेटर है, वो क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है 20 टाइम्स। कितने टाइम्स कर रहा है, 20 टाइम्स। जब 20 बार उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता है तो 19 टाइम्स उसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस, 19 टाइम्स क्या होता है, उसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलता है, ठीक है। 90 सिग्निफिकेंट डिफरेंस कितने बार मिलता है उसको, 19 टाइम्स मिलता है। ये बात समझ में आई, ठीक। उसके अलावा हम लोगों ने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़े थे, एक 0.5 का पढ़ा था, 0.1 का पढ़ा था, ठीक है। उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20 he repeated his experiment 20 times and obtained significant difference 19 times। जब भी हम लोग 0.05 हो या फिर 0.01 हो तो ये कितना मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं, 100 से ही कराते हैं। मैंने चीज बताया था ना आप लोग को, 95 आउट ऑफ 100 हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे इजीली अगर इसको करना तो क्या करो, इसको 100 बना दो। तो 100 बनाने के लिए इसको क्या करोगे, 100 बनाने के लिए इसको क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। सेम इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 45 95, ठीक। आ गया, ये बात समझ में आई। तो ये क्या हुआ, 95/100, ठीक। 95/100 कहने का मतलब क्या है, आपको 5 चांसेस मिलेंगे। कितने चांसेस मिलेंगे, 5 चांसेस मिलेंगे, ठीक है। 5 चांसेस मिलेंगे सिग्निफिकेंट, मतलब सिग्निफिकेंट आने के लिए कितने चांसेस मिल रहे हैं यहाँ पे, 5 चांसेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0.05 हो जाएगा, ठीक है, 0.05 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर वाज 0.05। जो प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर आने की वो कितनी रहेगी, 0.05, क्योंकि यहाँ पे कितने चांस मिल रहे हैं, 5 चांस मिल रहा है, ठीक है, 5 चांसेस मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये भी आपका जो इससे रिलेटेड काफी सारे मैंने क्वेश्चंस आप लोग को कराए हुए हैं, है ना, देख उस पे कंटेंट के अंदर, ठीक है। Which of the following method of reliability of a test describe the average correlation of all split half correlation and can be applied when there are more than 2 options to each items, ठीक है। मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब ये सारे क्या है, मेथड्स हैं आपके, ठीक है। कुडर रिसर्च, KR20, KR21, क्रॉनबेक अल्फा, है ना, ये सब क्या है, मेथड्स का हम लोग यूज करते हैं स्प्लिट हाफ जो रिलायबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। तो और ये अलग से टाइप से आपका इंटर जो रिलायबिलिटी होती है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट डिस्क्राइब द एवरेज कोरिलेशन ऑफ ऑल स्प्लिट हाफ कोरिलेशन एंड कैन बी अप्लाइड व्हेन देयर आर मोर देन 2 ऑप्शन। जब आपके पास मोर देन 2 ऑप्शन होंगे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, क्रॉनबेक अल्फा का यूज करते हैं। अब ये जो क्रॉनबेक अल्फा है इसका फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बता रखा हुआ है। आई थिंक मैं कोई पेपर ही सॉल्व करा रही थी, ठीक है, वहां पे मैंने क्रॉनबेक अल्फा का शायद BHU का मैंने जो पेपर डिस्कस किया था वहां पे मैंने क्रॉनबेक अल्फा का फॉर्मूला भी आपको बताया है, और उससे एक क्वेश्चन भी आया है, वो भी मैंने वहां पे न्यूमेरिकल में करवाया है, क्योंकि वो PhD में आपसे क्रॉनबेक अल्फा का फॉर्मूला न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो मैं BHU का जो पेपर डिस्कस किया वहां पे ये चीज है, ठीक है। तो जिन लोगों को देखना है वो वहां से जाके देख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द शेप ऑफ द कर्व शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटाइल रैंक, मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, द शेप ऑफ द कर्व
ठीक है, शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटाइल रैंक। ठीक है, हमें बताना है कर्व का शेप कैसे होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन किसका बता रहा है, परसेंटाइल रैंक का बता रहा है, तो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। इसे तो आपको याद मतलब पता होगा, पहले से बताने नहीं पड़ेगा। ठीक है, एन इन्वेस्टिगेटर कमिट टाइप 1 एरर इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अभी बताया टाइप 1 एरर कब होती है, ठीक है, हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को जब वो ट्रू होती है। ठीक, अब यहाँ पे एक होमवर्क है, जिन लोगों ने कंटेंट को मेरा जो मैंने यूनिट 6 का कंटेंट कराया है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, यूनिट 6 का सी सेक्शन मैंने कराया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे मैंने 4 आप लोग को स्टेटमेंट दिए थे, जहाँ पे पावर ऑफ द टेस्ट मैंने किसकी बात की थी, अल्फा की बात की थी, बीटा की बात की थी, अल्फा -1 की बात की थी, बीटा -1 की बात की थी। ये चारों स्टेटमेंट वही लिखे हुए हैं, तो जिन लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं अगर वो बताना चाहें। ठीक है, अगर नहीं बताना चाह रहे हो तो अपनी कॉपी में खुद से इसको करना, आपको समझ में आना चाहिए, मेरा सिर्फ इतना मतलब है। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता है, वो यूनिट 6 की जो अभी मैंने क्लास ली है, जो अभी आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसी के लिए मैंने क्लास ली थी, वहां पे बहुत अच्छे से चारों स्टेटमेंट करके मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो एक बार जाके उसको वो लोग जरूर देख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपसे पूछा भी गया है। तो अभी जो आपका एग्जाम हुआ है ना, अभी 2023 वाला, ठीक है, जून का 2023 वाला, वहां पे ये पूछा भी गया हुआ है स्टेटमेंट में क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये है आपका एनोवा से क्वेश्चन। ठीक है, एफ रेशियो से क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन है, एफ रेशियो से। एन इन्वेस्टिगेटर यूज एनोवा टू कंपेयर 4 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ, देखो जब एफ रेशियो की बात करते हैं तो क्या होता है, मीन स्क्वायर ऑफ मीन सम स्क्वायर बिटवीन, ठीक है, और मीन सम स्क्वायर विद इन, ऐसे करके होता है। ठीक, तो अब हमें ये जो मीन सम स्क्वायर बिटवीन और मीन सम स्क्वायर विद इन निकालना होता है, तो हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन के लिए। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए, विद इन के लिए। ठीक, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा बस। और सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे पूछते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है, 6 to 5 लिखना है, अपॉन 3 लिखना है आपको, फिर नीचे 2128 लिखना है, अपॉन 36 लिखना है, डिवाइड कर लेना, कैलकुलेशन खुद से करना है, कैलकुलेटर वगैरह मत यूज करना, क्योंकि वहां पे खुद से करना पड़ेगा। ठीक, डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आ जाए वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। अप्रोक्सीमेटली 3.52 आपकी आंसर की में गिवन है। ठीक है, क्लियर है बात। फॉर्मूले को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, और इसका एक रिलेशन भी होता है, F इज टू टी स्क्वायर। ये सारी चीजें मैंने कंटेंट में कराए हुए हैं आपको। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल में पूछा गया हुआ है, ये मैंने न्यूमेरिकल भी कराया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, A school principal gave a spelling test to 256 स्टूडेंट, मतलब एक स्कूल प्रिंसिपल है, वो क्या कर रही हैं, स्पेलिंग टेस्ट का स्पेलिंग टेस्ट ले रही हैं 256 स्टूडेंट्स का। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 256 स्टूडेंट्स हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स वाज फाउंड टू बी नॉर्मल विद अ मीन ऑफ 42। मीन कितना दे रखा है यहाँ पे, 42 दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है यहाँ पे, 8 पॉइंट दे रखा है। द प्रोबेबिलिटी इज 0.95, समझना, जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.95 है, दैट द मीन ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन वुड बी लेस देन द अपर लिमिट। ठीक है, जो मीन आएगा, जो भी करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन है, उसकी जो अपर लिमिट होगी उससे कम होगा। अब मैं इसे थोड़ा सा क्वेश्चन से ऐसा मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन क्या आपको यहाँ पे क्या निकालना है वो चीज मैं समझाती हूँ। ठीक, जो n की वैल्यू दे रखी है, कभी भी न्यूमेरिकल करने बैठो, ठीक है, ये नेट वाले, तो वहां पे कोशिश किया करो जो डेटा आपको गिवन है वो आप निकाल के रख लो। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो इन डेटा से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। m की वैल्यू कितनी है, मीन 42, n की वैल्यू 256 और स्टैंडर्ड डिवीजन 8 दे रखा है। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद क्या बोलना है यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी इज 0.95। देखो 0.95 एंड 0.99 ये क्या है, ये आपकी फिड्यूसरी लिमिट्स हैं। ये क्या है, आपकी फिड्यूसरी लिमिट है। अब ये सब के लिए आप लोग को कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, फिड्यूसरी लिमिट क्या होती है। ठीक है, तो जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन के लिए जरूरत है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। ठीक है, 0.95 और 0.99 ये क्या है, आपकी फिड्यूसरी लिमिट्स है।
बात समझ में आया? या फिर कॉन्फिडेंस लिमिट्स भी बोल सकते हो, इंटरवल भी बोल सकते हो। ये चीज क्लियर हुई? तो यहाँ से ये चीज आपको पता चल जानी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो फिड्यूसरी लिमिट से आया है, ठीक है, ये चीज समझ में आई? अब समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्कूल प्रिंसिपल गेव अ स्पेलिंग टेस्ट टू 256 स्टूडेंट, 256 जो लोग हैं उनको स्पेलिंग टेस्ट देता है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर जो आता है उसको वॉज फाउंड टू बी नॉर्मल, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर है वो कैसा आता है, नॉर्मल आता है। मीन उसका कितना है 42, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 8 है, ठीक। अब बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.95, इस बात की संभावना 0.95 संभावना है कि संगत समग्र जो मध्यमान है डैश की उच्च सीमा से कम होगा, जब probability is 0.95 that the mean of corresponding population would be less than the upper limit, मतलब उसकी जो भी अपर लिमिट आएगी उससे वो कम होगा, वो कितना होगा हमें ये बताना है, ठीक। तो जब भी फिड्यूसरी, अब यहाँ पे हमें देखो टोटल पॉपुलेशन दे रखी है ना, और मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। फिड्यूसरी लिमिट के लिए दो फॉर्मूले आते हैं, एट 0.95 एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है, एट 0.99, ठीक है। जब 0.95 की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, 0.95 की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, m प्लस, कॉपी में लिखते रहना क्योंकि मैंने वहाँ पे कंटेंट में इसको डाला, मतलब अभी जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे नहीं इसको लिखा है, ठीक है, अपनी कॉपी में लिखना। 1 पॉइंट फॉर्मूला है, इनटू ये क्या है आपका एरर है, ठीक है, सैम्पल जो स्टैंडर्ड एरर होता है मीन का वो है, फिर m प्लस माइनस 2.58 इंटू सैम्पलिंग एरर ऑफ मीन, दो फॉर्मूले निकल के आए यहाँ से, समझ रहे हो, ये दो, ये प्लस माइनस है यहाँ पे, है ना, एक मिनट को चेंज कर दो पेन, ठीक है, दो फॉर्मूले यहाँ से निकल के आए, इतनी बातें क्लियर होंगी, ठीक। पहला फॉर्मूला ये निकल के आया 0.95 लेवल पे, और दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आया 0.95 लेवल पे। अब ये 1.96 क्या होता है, 2.58 क्या होता है, काफी सारे बच्चों के मन में हो सकता है ये क्वेश्चन आ रहा हो, तो ये इनकी वैल्यू होती है 0.95। देखो दो वन टेल टेस्ट पे अलग वैल्यू होती है, टू टेल टेस्ट पे अलग अलग वैल्यू होती है, और इन सबको मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज जा करके यूनिट 6 का सी सेक्शन आप लोग देखिएगा, ठीक है। अभी के लिए फॉर्मूला लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछ के आ रहा है जो प्रोबेबिलिटी है 0.95, तो किसकी बात कर, हमें कौन सा लेना है यहाँ पे, 0.95 का लेवल लेके चलना है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आप आ जाओ, 0.95 के लिए क्या लिखोगे, m प्लस माइनस 1.96, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉपी में लिख लो, अपॉन अंडर रूट m, ठीक है, क्लियर है बात। अब वैल्यूज को रख दो यहाँ पे, ये 42 हो गया, प्लस माइनस 1.96, स्टैंडर्ड एरर कितना दे रखा हुआ है, स्टैंडर्ड एरर दे रखा है आपको 8 दे रखा हुआ है, 8 डिवाइडेड बाय n, n कितना है यहाँ पे अंडर रूट 256, अंडर रूट 256, क्लियर है बात, ये चीज समझ में आई। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो एक बार प्लस में निकालना है, एक बार माइनस में निकालना है, प्लस माइनस है ना, तो 42 प्लस 1.96। अब यहाँ पे देखो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, 256 जो स्क्वायर रूट होता है किसका होता है आपका 16 का होता है, 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आएगा, तो 8/16 करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, समझ रहे हो, तो 0.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 0.5 हो गया। सिमिलरली 42 माइनस 1.96 इंटू 0.5, ठीक है। अब इसको पूरे को सॉल्व करो, ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करो, एक वैल्यू यहां से निकल के आएगी प्लस वाले से, एक वैल्यू आपकी माइनस से निकल के आएगी, जो प्लस से वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी आपकी, प्लस वाली जब करोगे तो ये निकल के आएगी 41, सॉरी नहीं 42 पॉइंट आएगी 42.98, और जो माइनस से निकल के आएगी जब माइनस करोगे टोटल को यहाँ पे पूरा तो 41.02 निकल के आएगी। बात समझ में आई, इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक। दो वैल्यूज आई, अब यहाँ पे बोल के आ रहा है अपर लिमिट क्या है आपकी m, जो प्लस होगी, जो प्लस वाली वैल्यू होगी m1, ठीक है, ये जो m1 प्लस है ना, ये जो प्लस वाली वैल्यू ये आपकी अपर लिमिट होती है, जो माइनस वाली होगी वो आपकी लोअर लिमिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, the probability is 0.95 that the mean of corresponding population would be less than the upper limit, would be less than the upper limit, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 42.98, ठीक है, 42.98, क्लियर है बात। कॉपी में अपने बहुत अच्छे से लिख लेना, इस तरह के न्यूमेरिकल्स अगर आपको कंसेप्ट पता है
तो आंसर्स बिल्कुल सही निकल के आते हैं आपके, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन भी नहीं है और जो 2 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यहाँ पे एन इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन अ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0.65 बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन करता है कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0.65, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो कितना है, 0.65 है। द अदर इन्वेस्टिगेटर, पहले इन्वेस्टिगेटर ने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला दो वेरिएबल्स के बीच में कितना, 0.65। जो दूसरा इन्वेस्टिगेटर था उसने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला कितना, 0 माइनस का 0.65 बिटवीन द सेम वेरिएबल। ठीक है, विच ऑफ द टू वैल्यूज इंडिकेट अ हायर डिग्री ऑफ रिलेशन। अब जिन लोगों ने कोरिलेशन को नहीं पढ़ा है वो प्लस और माइनस से यहाँ पे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, प्लस और माइनस से कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता हो क्या लगा के आए कि जो 0.65 है वो हायर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है देन दैट ऑफ अ ये, या फिर 0 पॉइंट इंडिकेट अ हायर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देन दैट ऑफ अ दिस। तो ये दोनों ही गलत है। ठीक है, अगर जिनको कंसेप्ट नहीं पता है कोरिलेशन का उनके लिए। ठीक, फिर आता है नो सच स्टेटमेंट कैन बी मेड, ये तो मुझे नहीं लगता कोई भी करेगा। तो ठीक, तो यहाँ पे देखो जब हम भी कोरिलेशन कोफिशिएंट की जब भी बात करते हैं तो वहां पे ये जो प्लस और माइनस है वो ये नहीं बताते हो कि कितना ज्यादा वो डिग्री में हायर है या फिर कम है। ये दोनों क्या बताते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं। ठीक है, ये जो प्लस माइनस है वो क्या बताते हैं, स्ट्रेंथ को बताते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, प्लस माइनस यहाँ पे क्या बता रहे हैं, स्ट्रेंथ को बता रहे हैं। ठीक, और दोनों ही बोथ इंडिकेट द सेम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप दोनों का सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इतना धीमे क्यों चल रहा है, देखो क्या हो गया। एकदम से धीमा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला हो गया ना, हाँ ये भी आपका न्यूमेरिकली है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर विद अ मीन ऑफ 54, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर है, मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे जो मीन दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा हुआ है, मीन दे रखा है आपका 54, है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा हुआ है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है वो 9 दे रखा है। द परसेंटाइल रैंक ऑफ अ स्टूडेंट स्कोरिंग 72, हमें परसेंटाइल निकालना है, परसेंटाइल रैंक निकालना है स्टूडेंट का जो कितना स्कोर कर रहा है, आपका 72 स्कोर कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड स्कोर में। सबसे पहले हमारा यहाँ पे काम क्या होगा, इसको कन्वर्ट कराना है हमें स्टैंडर्ड स्कोर में। तो स्टैंडर्ड स्कोर में हम कैसे इसको कन्वर्ट कराएंगे, जेड स्कोर का फॉर्मूला लगा के। जब भी जेड स्कोर का फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा x माइनस एम अपॉन सिग्मा। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी हुई है, 72 दे रखी हुई है। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 54 दे रखी हुई है। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया, सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। अब ये जो आप इसको जब पूरे को सॉल्व करोगे, है ना, जब पूरे को आप इसको सॉल्व करोगे x माइनस एम अपॉन सिग्मा, ठीक है, 72 माइनस 54, ठीक, डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास निकल के आएगा 2 सिग्मा। कितना निकल के आएगा, 2 सिग्मा। ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड स्कोर। कभी भी इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, ये एनपीसी के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एनपीसी के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आया, इसका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, जब भी एनपीसी के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है कि हमें क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज करना है ना, स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज कराना है। तो स्टैंडर्ड स्कोर में जब भी हमें चेंज कराना होता है तो हम जेड स्कोर का यूज करते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला उसका होता है x माइनस एम अपॉन सिग्मा। एक्स की वैल्यू आपकी 72 हो गई, m की वैल्यू 54 हो गई और सिग्मा की वैल्यू आपकी 9 हो गई, 2 सिग्मा आ गई। ठीक, अब देखो यहाँ पे बना लो, ये जो है आपका यहाँ पे 0 मीन मीडियन मोड सब आते हैं यहाँ पे। ये आपका 1 सिग्मा है, ये आपका -1 सिग्मा है, ये आपका -2 सिग्मा है, ये आपका 2 सिग्मा है। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, 2 सिग्मा। ठीक है, जब भी देखो, अब यहाँ पे आपको परसेंटाइल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, हर चीज का एक कंसेप्ट होता है, जब तक वो नहीं पता होगा तो आगे आप प्रोसीड कैसे करोगे।
ठीक, यहाँ पे आपको परसेंटाइल का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे आपको जो परसेंटाइल का कंसेप्ट होता है ना, आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटाइल जब कंसेप्ट की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, बिलो द स्कोर देखते हैं। क्या देखते हैं, बिलो द स्कोर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, बिलो द स्कोर जाते हैं। ठीक, कहाँ गया, ये जो पोर्शन है ये अबव द स्कोर है, ये जो पोर्शन है वो क्या है, बिलो द स्कोर है। ठीक है, 72 है, समझ रहे हो, परसेंटाइल हमें निकालना है, परसेंटाइल रैंक निकालना है, तो 2 सिग्मा के बिलो हमें निकालना है। ठीक है, 2 सिग्मा के क्या निकालना है, बिलो निकालना है। ठीक है, इसका आंसर मुझे एक मिनट रुको जरा से मैं निकाल लूं। ये जो टोटल होता है, ये जो पूरा है वो कितना है आपका, 50% ये पूरा होता है। ठीक है, ये 31.14 समथिंग होता है, ये 2 होता है तो आपका। ठीक है, तो ये पूरा 84 हो गया है ना, 50। इसका जो आंसर आएगा, एक सेकेंड रुको, ये हो गया आपका 50 है ना, 50 ही पूरा हो गया। 50 में आप प्लस कर लो 34.1 को और 13.6 को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 7 4 3 7 9 97। ठीक है, 97.5 बिलो द स्कोर है ना, एक मिनट, 97 50 7 3 4 टोटल 97 हो गए। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 54 स्टैंडर्ड ऑफ 9 द परसेंटाइल रैंक ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, 2 सिग्मा यहाँ पे, तो 100 में से अगर तो 3 पॉइंट समथिंग में आएगा ना। मैं नंबर तो पूछा नहीं है यहाँ पे, मैंने पूछा द परसेंटाइल रैंक ऑफ अ स्टूडेंट। परसेंटाइल रैंक निकालना है स्टूडेंट का जिसने स्कोर किया हो 72। अभी कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी क्या मैंने। 72 एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, ये 2 सिग्मा हो गया। बिलो द स्कोर कहने का मतलब मुझे ये पॉइंट, ये पूरा 100 होता है आपका। ठीक है, 50 ये हो गया, 50 अगर ये हो गया, रुको मैं एक बार कैलकुलेट कर लूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गड़बड़ तो नहीं करती। 50 प्लस 34.1 प्लस 13.6 7 एक तो 2। इसका आंसर जो अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए वो आपका 95 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये आंसर की में शायद मुझे मिला नहीं था या मुझे दिखा नहीं, मैंने इसका आंसर टिक नहीं किया है। रुको मैं इसको एक बार फिर से बनाती हूँ, यहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है। ये क्वेश्चन दिखने में इजी होते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये एनपीसी एप्लीकेशन का केस है ना, गड़बड़ हो जाता है। फिर से एक बार बना के देखती हूँ, हो जाएगा। ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये है आपका 1 सिग्मा, ये है, अच्छा हाँ 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 वही मैं सोच रही हूँ, ये तो प्लस का है ना, मैंने किया ही गलत है। वही मैं सोच रही थी, मैंने किया तो सही है, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है। ये माइनस का 2 सिग्मा है। ठीक है, हाँ ये प्लस का है। हमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 सिग्मा दे रखा है ना, 2 सिग्मा दे रखा हुआ है, तो 2 सिग्मा
देखो ये जो हो गया पहले, ये समझ रहे हो, 50 बिलो देखना है ना हमें, बिलो देखना, समझ रहे हो, तो 50% तो ये हो गया, ठीक है, 50% ये पूरा ले लो बिलो वाला, ठीक, उसके अलावा ये वाला पोर्शन भी, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 34.1 है ना, 34.1 प्लस 13.6, ठीक है, 6 1 7 4 3 7 3 1 4, 47.7 ये पोर्शन ले लो, तो कर लो प्लस 50 को 50.00 और 47.7 इसको प्लस कर लो 97 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अराउंड कितना हो जाएगा 90, ये अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है, ये कैसा है अप्रोक्सीमेटली, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा। हमें बिलो देखना है ना, तो टोटल ये पोर्शन जाएगा, ठीक है, टोटल ये पोर्शन 2 सिग्मा की बिलो, ठीक है, मैं इधर माइनस में देख रही थी इसलिए गलत हो रहा था ये, ठीक है, ये प्लस और माइनस का आप लोग भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। प्लस के लिए बिलो में हम इधर से जाएंगे, अगर माइनस होता तो हम इधर जाते, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाओ, देखो जी इतना टाइम चला गया, अभी आ जाओ नेक्स्ट पे। अ टेस्ट वाज गिवन टू 360 स्टूडेंट, है ना, student of class 10th and normal distribution of score was obtained. The mean score was 45 with standard deviation इतना, the percentage of student who scored outside the limit score इतना इतना। अब देखो यहाँ पे अब दो क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है, ये भी आपके एनपीसी एप्लीकेशन से आया हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 360 स्टूडेंट है क्लास 10th के, ठीक है, उनको मतलब टेस्ट दिया जा रहा है जिसमें, अब इसको बनाना कैसे पहले ये समझो, ये क्या है आपका मीन, ठीक है, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे दो टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं दो टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, दो ग्रुप है, पहले ग्रुप का जो मीन है वो कितना है आपका, पहले ग्रुप वाले का जो मीन है, ठीक है, a test was given to 360 of student of class 10, a normal distribution of score was obtained, the mean score was 45, मीन स्कोर 45, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 9 है, ठीक है। The student who scored outside the limit of score 36 and 54, ठीक है, तो एक बार x की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेनी है 36 लेनी है, एक बार x की वैल्यू यहाँ पे आपको 54 लेनी है, ठीक है, और सेम प्रोसीजर जो ऊपर किया वही प्रोसीजर यहाँ पे करना है, ठीक, कैसे करना है मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। जेड स्कोर निकालो पहले, ठीक है, जेड स्कोर 36 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, जेड स्कोर निकालो यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, दोनों को यहाँ पे जेड स्कोर निकाल लो, ठीक है, दोनों को यहाँ पे जेड स्कोर निकालो, तो कितना आ रहा है जेड स्कोर, इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 45, तो ये माइनस का 9 बाई 9 आ जाएगा, है ना, और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 54 माइनस 45, ठीक है, ये हो जाएगा 9 बाई 9, समझ रहे हो 9 बाई 9, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, ये बात समझ में आई, माइनस का 1 और 1 आएगा। ऊपर आ जाओ यहाँ पे, जब भी माइनस का 1 और 1 की बात करेंगे, है ना, माइनस का 1 और 1 की बात करेंगे तो टोटल इसके बीच का मैं यहाँ पे बताती हूँ, जो ये चीज है समझ रहे हो, ये चीज, ये -1 दिख रहा है, ये +1 दिख रहा है, इनके बीच का जो टोटल परसेंट होता है वो कितना होता है आपका 68 होता है, कितना होता है 68.2 होता है, चाहे तो करके देख लेना है 34.1 34.1, ठीक है, दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना निकल के आएगा 68.2 निकल के आएगा, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 68 हो जाएगा। क्लियर है बात, चीजें क्लियर है यहाँ तक की। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। एजर्शन रीजनिंग में क्या बोल रहा है कि रैंडमाइजेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, जो रैंडमाइजेशन होता है वो बेस्ट मेथड होता है कंट्रोल करने का, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीनियस वेरिएबल इन रिसर्च, ठीक है, मतलब जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स होते हैं उनको अगर कंट्रोल करने, उनके इफेक्ट को अगर कंट्रोल कराना है तो रैंडमाइजेशन का यूज करो, ये बात बिल्कुल सही है। इट रिजल्ट इन द इक्वल स्प्रेड ऑफ इफेक्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स, मतलब ये क्या करता है इक्वली स्प्रेड कर दो, पर एक्सट्रीनियस वेरिएबल का इफेक्ट है वो इक्वली स्प्रेड होता है यहाँ पे। तो एजर्शन और रीजनिंग में पूछा जा रहा है ये दोनों बातें हैं वो दोनों ही सही है या दोनों में से कोई एक सही है, ठीक है, तो ये दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सब पे इक्वल ही इफेक्ट पड़ता है, इसलिए रैंडमाइजेशन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ,
एन इन्वेस्टिगेटर कंडक्टेड अ स्टडी टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ जेंडर, एक इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट करता है, एग्जामिन करना है उसको, इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन एटीट्यूड्स टुवर्ड अ डॉवरी सिस्टम, मतलब एग्जामिन क्या करना है, इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन एटीट्यूड टुवर्ड्स द डाउरी सिस्टम, किसके टुवर्ड्स करना है, जो डाउरी सिस्टम चला आ रहा है उसके टुवर्ड्स करने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो कौन सा रिसर्च होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉजल कंपैरेटिव, क्या होगा, कॉजल कंपैरेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब ये है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग से क्वेश्चन है, शायद यूनिट 3 से है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का क्वेश्चन है ये आपका, यूनिट 3 से है ये। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, फॉलो अप सर्विस है, प्लेसमेंट सर्विस है ना, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, इसको देखना है, जॉब एनालिसिस है, जॉब सेटिस्फेक्शन है ना, काउंसलिंग है, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें होगा आपका, एक मिनट, ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से करने की कोशिश किया करो, तो ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं। Determine the pace of progress of former people on the basis of their contextual placement, तो ये होगा आपका फॉलो अप सर्विस, है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ एस्पेक्ट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब फॉर मैचिंग द इंडिविजुअल विद द जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करे, तो जॉब एनालिसिस हो जाएगा। लिंकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब बाय अ पर्सन विच इज विजिबल थ्रू जेस्चर एक्सेप्टर व्हाइल गोइंग टू द वर्क प्लेस, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, जेस्चर्स वगैरह की बात की जा रही है। ठीक, तो ये आपके जॉब सेटिस्फेक्शन से आएगा। एम्स एट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू स्टूडेंट इन डिसाइडिंग एजुकेशनल एंड वोकेशनल स्ट्रीम, जब एजुकेशनल एंड वोकेशनल स्ट्रीम की बात करेंगे तो ये आपका प्लेसमेंट सर्विस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार अगर आप थ्योरी पढ़ लोगे तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following statement is most relevant in the context of the job analysis, आपने बताना है जॉब एनालिसिस के कंटेक्स्ट में कौन सा यहाँ पे आपका सही होगा। जब भी जॉब एनालिसिस, जैसे ये आपका एक जनरल क्वेश्चन है, जॉब एनालिसिस जो है ये आपका जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अपने आप से भी कर सकते हो बना करके। ठीक है, अब जब जॉब एनालिसिस के यहाँ पे कंटेंट में बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हो सकता है। ठीक है, अ पर्सन कैन नॉट जज द जॉब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स सुटेबिलिटी, क्यों नहीं जज कर सकता है, कर सकता है ना। सेकंड को एलिमिनेट करो, इस तरह के क्वेश्चन है, पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करो यहाँ पे। ठीक है, जब एलिमिनेशन यूज करोगे तो सेकंड यहाँ से गया, सेकंड यहाँ से गया, यहाँ पे नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। जॉब एनालिसिस हेल्प इन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब इफिशियंसी, बिल्कुल थर्ड होगा यहाँ पे। थ्रू जॉब एनालिसिस can employer cannot evaluate the prospective employee to judge his fitness or otherwise for the job, मतलब job analysis के through employer cannot evaluate the prospective employee to judge his fitness or otherwise for the job। ठीक है, तो ये चीज होगी यहाँ पे, नहीं होगी, ये चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। जॉब एनालिसिस हेल्प इन प्लानिंग एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसा भी नहीं है। जॉब एनालिसिस में, जॉब एनालिसिस डिफाइन करता है क्लाइंट की नीड और उसके स्पेसिफिक टर्म्स को। जॉब एनालिसिस असेस करता है इन नोइंग द पर्सनल स्पेसिफिकेशन फॉर अ वेरियस जॉब, तो इसका हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये स्टेप्स दे रखे हैं काउंसलिंग के, सिंथेसिस है, डायग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस है। इससे क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, स्टेप्स ऑफ जो काउंसलिंग है इससे क्वेश्चन आपका इस बारे में पूछा गया था। ठीक है, मैं साथ साथ में ये भी बताते चल रही हूँ कहाँ से क्वेश्चन कौन से पूछे गए हुए हैं। अब देखो, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, एनालिसिस, काउंसलिंग एंड फॉलो अप। ठीक है, ये सारे हैं यहाँ पे स्टेप्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, अबाउट एन इंडिविजुअल थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, तो हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल मैनर टू एनालाइज द पोटेंशियलिटीज, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक बैनर में, तो ये हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उस चीजों को। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेटा इन द लाइट ऑफ अ नेचर एंड कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं। फिर प्रिडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पे अबाउट द फ्यूचर डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जब भी फ्यूचर की बात होती है तो प्रोग्नोसिस होता है यहाँ पे। ठीक,
फिर आता है ब्रिंगिंग अबाउट एडजस्टमेंट एंड री एडजस्टमेंट ऑफ द क्लाइंट, तो ये क्या होती है, काउंसलिंग। फिर नोइंग द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द क्लाइंट, तो ये आपका फॉलोअप के अंदर आता है, ठीक है, आप जानना चाह रहे हो प्रेजेंट में वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज मोस्ट रेलिवेंट, अब बताना है कि कौन सा अल्टरनेटिव यहाँ पे मोस्ट रेलिवेंट होगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे, देख लो यहाँ पे हो जाएगा आपका गाइडेंस इज फॉर ऑल, गाइडेंस इज फॉर ऑल फर्स्ट तो होगा यहाँ पे, ठीक है। गाइडेंस इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो गाइडेंस होती है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस्ड होती है, सेकेंड भी होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाओ, गाइडेंस इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नहीं, गाइडेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, थर्ड को एलिमिनेट करो, थर्ड यहाँ से गया, बस एक ही से गया, ठीक है। गाइडेंस इज इंटरमिटेंटली ऑर्गेनाइज, ऐसा तो नहीं है ना, इंटरमिटेंटली ऑर्गेनाइज नहीं होता है आपका, ठीक है, तो फोर्थ को यहाँ पे कैंसिल करो, ये गया, फोर्थ यहाँ नहीं, फोर्थ ही नहीं यहाँ पे। फिर आ जाओ, गाइडेंस हैज अ स्पेसिफिक कोड ऑफ एथिक्स, बिल्कुल जो गाइडेंस होता है उसका एक स्पेसिफिक कोड ऑफ एथिक्स होता है, देखो फर्स्ट सेकंड फिफ्थ यहाँ पे है, ठीक। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बोला गाइडेंस इज नॉट अ पेनेका फॉर ऑल इल्स, नहीं, गाइडेंस इज द पेनेका फॉर ऑल इल्स, गाइडेंस इज ओनली फॉर अ फ्यू हु नीड इट, जो गाइडेंस होती है सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए होती है जिनको उसकी जरूरत होती है, ठीक है, तो ये भी नहीं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहने का मतलब क्या है, जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी इवेंट्स हमारी लाइफ में हैपन हुए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखते हैं, हमारे जो प्रीवियस जो एपिसोड्स होते हैं लाइफ के, ठीक है, तो इज अ काइंड ऑफ नैरेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ अ, जो सिग्निफिकेंट एपिसोड्स हैं आपके स्कूल्स में, ठीक है, जो भी सिग्निफिकेंट एपिसोड्स हैं स्कूल्स में, ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आ जाओ, from the sequence given below identify the correct one regarding the evaluation of a distance education program, ठीक है, हमें क्या करना है, जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में उसके इवेल्युएशन में, ठीक है, करेक्ट उसको इवेल्युएशन में जो करेक्ट सीक्वेंस होगा उसको यहाँ पे बताना है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस आपका, देख लो, सबसे पहले क्या आया था यहाँ पे, सबसे लास्ट में क्या आया है, ई लर्निंग आया है, ठीक है, ई लर्निंग अभी अभी आया, देख लो सबसे यहाँ के लिए सबसे पहले देखो, सबसे लास्ट देखो, ठीक है, ई लर्निंग यहाँ पे आ रहा है, ये गलत है, ई लर्निंग यहाँ पे आ रहा है, ये गलत है, ये गलत है, ई लर्निंग सबसे लास्ट में आया था, ठीक है, करस्पॉन्डिंग कोर्स आए, फिर डिस्टेंस लर्निंग आई, फिर ओपन लर्निंग, फिर ई लर्निंग, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस में जब सीक्वेंस में करने के लिए आए तो फर्स्ट और लास्ट पे जाओ, जब फर्स्ट और लास्ट से ना बने तब आगे देखो, ठीक है। in which country is the educational administration both centralized and decentralized, आप इस ये जो centralized questions हैं decentralize करके और जो decentralize करके questions हैं ये आपके 2014 2013 में इस तरह के क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए हुए हैं, ठीक है, जब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो यूके का नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, in which of the following countries did the concept of vocationalization of education appear early, मतलब सबसे पहले किस कहाँ पे vocationalization education की बात की गई थी, यूएसए में बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, the right of education act was initially implemented by the government of India, जो right of education है initially implement किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कब कब किया था, 1 अप्रैल 2009 में, कब किया था, 1 अप्रैल 2009 में, 2009 में किया था, नहीं 2010 में किया था, एक मिनट, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 2010 में हुआ था, सॉरी 1 अप्रैल 2010 में हुआ था, 9 में नहीं, 2010 में, 2000 आरटी एक्ट 2010, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, the Department of Education of a state government invite proposal from DIETS for inclusion of item in the primary school curriculum which is turned involves BRC जो block resources होते हैं, ठीक है, और CRCs, this approach will be called, ये जो अप्रोच है इसको क्या बोलते हैं, है ना, ये जो पूरी अप्रोच है इसको क्या बोलते हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है,
जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वो इन्वाइट करता है प्रपोजल्स को डाइट से, ठीक है, जहाँ पे इंक्लूजन हो जाए जो प्राइमरी स्कूल्स का करिकुलम है, जिसमें आपके बीआरसी भी इन्वॉल्व होंगे, सीआरसीज भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव तो नहीं हो सकते, सिस्टम एनालिसिस भी नहीं है, ग्रास रूट भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, ठीक है, जहाँ पे आपके अथॉरिटीज आते हैं। यूनिट 5 से क्वेश्चन था ये। The school headmaster conduct a monitoring program for improving classroom instructional procedure. This will be in the midst of which type of evaluation. जो स्कूल हेडमास्टर है वो कंडक्ट करते हैं मॉनिटरिंग का प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम, मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम चला रहे हैं जिससे क्लासरूम के अंदर जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ रहा है ना, ये चीज, ये जो प्रोग्राम वो चला रहे हैं वो किस चीज के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो किसके अंदर आएगा इसमें, वो हो जाएगा आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर, क्योंकि वो मॉनिटर करा रहे, इंप्रूव करा रहे तुरंत का तुरंत, ठीक है। कंटिन्यूअस है। हु यूजेस द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर ने यूज किया था। इसका कंटेंट भी देखो मैंने डाला है यहाँ पे, कंटेंट मैंने कई सारे डाले थे लेकिन मैंने ये रहा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये क्या है, एक स्ट्रैटेजिक है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, ठीक है, जिसको मैनेजमेंट यूज करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराने के लिए, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराने के लिए। और इस टर्म को सबसे पहले किसने दिया था, पीटर ड्रकर ने यूज किया था 1954 में। उसके अलावा इनकी एक बुक का आपको नाम याद रखना है, वो है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। क्या, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ। On the basis of research evidences, which type of educational supervision will prove most effective in our school and colleges, ठीक है। On the basis of जो research evidences हैं उनके हिसाब से कौन से type of educational जो supervision है will prove most effective, वो बहुत ज़्यादा effective हो सकते हैं schools में या फिर colleges के अंदर। Authoritarian हो सकता है, democratic हो सकता है ना, या फिर स्टूडेंट मॉनिटर सुपरविजन हो सकता है, मैनेजमेंट गाइडेड सुपरविजन हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटरी जो सुपरविजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन, एट विच लेवल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट आर कंसेप्चुअल स्किल नीडेड मोस्ट, मतलब कौन से लेवल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट पे कंसेप्चुअल स्किल्स की ज्यादा जरूरत होती है, किसकी, कंसेप्चुअल स्किल्स की ज्यादा जरूरत होती है, तो एट द लेवल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। हाउ इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिकली डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशनल मैनेजमेंट, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिट 9 से है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा बाय एम्फसाइजिंग ऑन द फॉलोइंग प्रोसीजर, स्टेटस क्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड लिमिटेड शेयरबिलिटी ऑफ डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। In school, participative leadership style is likely to prove most effective when the teacher और स्टूडेंट्स आर, जब टीचर और स्टूडेंट कैसे होने चाहिए, टीचर और स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए। अब ये भी आपकी यूनिट 9 से है, कहाँ से, यूनिट 9 से है, ठीक। एबल हो बट अनविलिंग हो, ठीक है। अब इन सबको मैंने पूरा बताया हुआ है आपको कि कैसे यहाँ पे एबल आता है, कहाँ पे अनविलिंग आता है, ठीक है। तो ये चीजें आप यूनिट 9 में की पॉइंट से मैंने समझाया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये भी लीडरशिप की जो पावर है और उनकी स्टाइल है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। लीडरशिप की जो पावर है और उसका जो स्टाइल है, जिसमें अब देखो टेलिंग है, सेलिंग है, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल है, डेलीगेटिव स्टाइल है ना। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, देखो टेलिंग जो है, टेलिंग स्टाइल किसके अंदर आएगा, ये आएगा आपका कोरसिव पावर के अंदर आएगा, ठीक है। टेलिंग जो स्टाइल है वो आएगा आपका कोरसिव पावर, है ना, और सेलिंग स्टाइल आएगा आपका लेजिटिमेट पावर, और पार्टिसिपेटिंग जो स्टाइल है वो आएगा आपका रेफरेंस पावर,
है ना, और डेलीगेटिंग जो पावर है वो आएगा आपका एक्सपर्ट पावर के अंदर। ठीक है, इसके लिए प्लीज जाके यूनिट 9 का जो की पॉइंट वाला सेशन है वो देखिएगा, वहां से आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। लेवल ऑफ टास्क, ये भी यूनिट 9 से है। हाई टास्क, हाई रिलेशनशिप और नेम ऑफ द लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल्स के नेम दे रखे हुए हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी देखो पॉइंट से देख लो। इसका हो जाएगा आपका हाई टास्क एंड लो रिलेशन टेलिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो ऐसे भी बना सकते हो, जैसे ये है, ये क्या हो जाएगा 1 9 है ना, ये 9 हो जाएगा, ये 1 9, ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप, हाई टास्क लो रिलेशनशिप टेलिंग स्टाइल हो गया। ठीक है, ऐसे करके होता है। और हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ये क्या है आपका सेलिंग स्टाइल है। लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप तो ये हो जाएगा आपका पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में। लो टास्क एंड रो रिलेशनशिप तो ये हो जाएगा आपका डेलीगेटिंग के अंदर। ठीक है, किसके अंदर हो जाएगा आपका डेलीगेटिंग के अंदर। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है वैलिडिटी ऑफ मेजर्स की और टाइप ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, टाइप ऑफ वैलिडिटी की बात करूं तो कौन कौन सी वैलिडिटी होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है, कंकरेंट वैलिडिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी वैलिडिटीज होती हैं, है ना। तो अब देख लो यहाँ पे कि कौन सा आ रहा है आपका। जब कंटेंट वैलिडिटी की बात करते हैं, है ना, मेजर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, मेजर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस तो ये प्रिडिक्टिव के अंदर जाएगी। मेजर ऑफ अनऑब्जर्वेबल जो साइकोलॉजिकल के जो एंटिटी है तो ये आपकी किसके अंदर जाएगी, कंस्ट्रक्ट के अंदर आ जाएगी। मेजर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्सटेंसिव नॉलेज, सब्सटेंसिव जो नॉलेज स्ट्रक्चर है ये कंटेंट के अंदर जाएगा आपका। ठीक है, किसके अंदर जाएगा, ये आपका ए का कौन सा है, सेकेंड, ए का सेकेंड ये वाला। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट के अंदर जाएगा। और जब हम देख रहे हैं दो मेजर्स के बीच में कितना ज्यादा एग्रीमेंट है तो ये हम कंपैरिजन करा रहे हैं, तो कॉन्करेंट के अंदर जा रहा है। जो कंटेंट होती है ये आपकी नॉलेज के साथ होती है, प्रेडिक्टिव जो होती है वो आपकी परफॉर्मेंस के साथ होती है, कॉन्करेंट जहाँ पे आप कंपेरिजन कराते हैं, कंस्ट्रक्ट जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स वगैरह आती है। ठीक है, ये इसके की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ। इन अ क्लास टेस्ट द मीन ऑफ फॉर साइकोलॉजी वॉज 45 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। ठीक है, करना आप लोग को खुद से इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो इसमें दे कैसे रखा हुआ है, ये साइकोलॉजी दे रखा हुआ है। अब इससे सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया, और ये मीन दे रखा, सॉरी ये मैथ दे रखा हुआ है। ठीक है, दो सब्जेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद मीन दे रखा हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। ठीक, पहला देख लो मीन किसका दे रखा हुआ है, 45 दे रखा हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, 5 दे रखा है साइकोलॉजी का। दूसरे वाले के लिए मैथ के लिए जो मीन दे रखा हुआ है 80 दे रखा हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना दे रखा हुआ है। मिस्टर विपिन कुमार गेट्स 50 मार्क्स। जो मिस्टर विपिन है, ठीक है, उनको कितने नंबर मिलते हैं, यहाँ पे 50 मिलते हैं, और यहाँ पे कितने मिलते हैं, 70 मिलते हैं। ठीक है, तो ये अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू किसकी है, एक्स की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। ठीक, ये तो एम की वैल्यू है और ये आपकी सिग्मा की वैल्यू, ये एम की वैल्यू है, ये सिग्मा की वैल्यू है। तो एक बार जेड की वैल्यू यहाँ पे निकालो, एक बार जेड की वैल्यू यहाँ पे निकालो। ठीक है, दो जगह जेड की वैल्यू निकालना। ठीक है, अब जो भी आपका आ जाए। ठीक है, आपने कि पूछा क्या जा रहा है, इन विच सब्जेक्ट विल ही बी द कंसिडर्ड टू हैव डन बेटर, मतलब किस सब्जेक्ट में उन्होंने बेटर किया है। तो सिग्मा में आएगा, हो सकता है एक प्लस में आए एक माइनस में आए, तो माइनस वाला कैसा होगा आपका पुअर होगा, जो प्लस वाला होगा वो आपका बेटर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसका आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। ये कर लिया ना। टी स्कोर करस्पॉन्डिंग टू जेड स्कोर ऑफ 2 विल बी, मतलब टी स्कोर करस्पॉन्डिंग टू जेड स्कोर ऑफ 2 विल बी। अब इसका भी फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, टी स्कोर और जेड स्कोर वाला ये रिलेशनशिप है आपका, क्या है, टी इक्वल्स टू आई थिंक 50 प्लस 10 जेड। ठीक है, एक बार फॉर्मूला फिर से देख लेना। ठीक है, एक बार फॉर्मूला देख लेना, शायद ऐसे ये रिलेशन है, उससे उससे इसका आंसर निकलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाओ, आंसर मैं बता दो इसका, एक मिनट को, एक मिनट, इसका आंसर मैंने बताया नहीं। 75 का जो आंसर है वो है आपका 75 का, 75 का आंसर आपका निकल के आएगा 70। और इसका जो आंसर ऊपर वाले का निकल के आएगा ये कौन सा है, 74 नहीं 24 ना, ये है आपका बी। ठीक है, ही हैज डन बेटर इन साइकोलॉजी। ठीक, आंसर्स मैंने बता दिए आपको। नेक्स्ट आ जाओ, या फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बचते कितने क्वेश्चन है हम लोगों ने टोटल, हमें लग रहा है अब हमारे पास बचते 20-25 क्वेश्चन और बचते हैं। ठीक है, टोटल हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो रेस्ट क्वेश्चन अभी रह गए हैं। ठीक है, 75 टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक, तो अब जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है आपके, ठीक है 25 क्वेश्चन, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में यहाँ पर इतना ही रखते हैं। कई सारे न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे आप लोग को बताए हैं। चलो मैं इसको कैलकुलेशन करके बता दे रही हूँ, जब आगे नहीं करा रही हूँ तो कैलकुलेशन करा दो यहाँ पे। ठीक, जब इसको करोगे, ठीक है, एक मैं यहाँ पे नीचे कर रही हूँ इसका कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो z इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी है, 50 है, 50 माइनस 45 अपॉन 5 है ना, z इज इक्वल्स टू 70 माइनस 80 अपॉन 5। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5 1 सिग्मा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 सिग्मा। ठीक है, ये जो वैल्यू थी किसकी थी, साइकोलॉजी के लिए थी। ये जो वैल्यू थी किसकी थी, मैथ्स के लिए थी। अब निकाल लो, जो 1 सिग्मा होता है वो क्या है, ग्रेटर है माइनस 2 सिग्मा से, है ना, क्योंकि कैसे वैल्यूज होती हैं, ये माइनस वाली वैल्यू तो इधर होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसने साइकोलॉजी में अच्छा किया। ठीक है, अभी क्लियर है। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को, अब 25 क्वेश्चंस और बचे हुए उसको मैं नेक्स्ट सेशन में करा दूंगी। ठीक है, और इसका जो भी पीडीएफ होगा वो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी। अच्छा, ये चीज़ आज के सेशन में रह गई है, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, जो मुझे आप लोग को बतानी थी। इधर ये रहा, ये रहा, ये चीज़, ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाला पार्ट है जो कार्ल जंग ने दिया था। ठीक है, कल के सेशन, इससे पहले जो मैंने सेशन लिया था वहां पे इससे क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आज डिस्कस नहीं हो पाया क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो इसे कल के सेशन में सबसे पहले मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगी, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में फिर इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस हैं आपको हेल्प कर पा रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन में, और वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर पा रही हूँ, तो लाइक करिएगा। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिएगा चैनल का, और जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो वो सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाना, क्योंकि जो भी पीडीएफ वगैरह होंगी, मैं कई सारी आज ही मैंने जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, 8th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड मैंने न्यूज़ वहाँ पे डाली हुई है। ठीक है, उसके अलावा और भी कई सारे जो भी इन्वायरमेंट सेक्शन है, हायर सेक्शन है, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकती हैं, ठीक है, और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह देनी होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे ही मिल पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए जो लोग नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ वो लोग टेलीग्राम पे भी जुड़िए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।